वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। आपको पता ही है हमारा चल रहा है क्लास +2 का चैप्टर 2 शुरू हो गया है, कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उस वाला चैप्टर। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके बारे में सारा जान चुके हो कि हमें बिजनेस में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब बात करेंगे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की। मान लो जब आपके पास टोटल पैसा अरेंज हो गया है, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी है, आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता चल चुकी है, आप पूरा प्लान कर चुके हो कि मुझे कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। अब जब आप उसके पार्ट्स डिवाइड करोगे कि मेरा पैसा किन पार्ट्स में मेरे पास होना चाहिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में कितना, इक्विटी में कितना, डिबेंचर्स कितना, तो मैंने क्या कर दिया, अपने पूरे फाइनेंस को कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि भाई नॉर्मल सी बात है, मेरे पास क्या होंगे, इक्विटी शेयर होंगे, मेरे पास क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर होंगे, प्लस मैंने कितना लोन लिया है, बोरो कैपिटल मेरी कितनी होगी, ठीक है, मेरे डिबेंचर्स वगैरह हैं वो कितने होंगे, प्लस मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी। ये चीज़ें अगर मैं इनको अमाउंट डिसाइड करूँ, इनका एक पैटर्न डिसाइड करूँ कि कितना कितना होगा ये, तो उसे बोलते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी आप क्या करें, अपनी पूरी कैपिटल, जितना भी बिजनेस में, जितने भी कंपनी या फर्म में आपने पैसा लगाया है, उस सारे पैसे का पार्ट कितना कहाँ कहाँ से आया है और कहाँ से आपने प्राप्त किया है, इक्विटी शेयर होल्डर से कितना, प्रेफरेंस से कितना, और डेट्स कैपिटल है वो कितनी है, और करंट लायबिलिटीज जो है वो कितनी है। हर चीज़ का एक क्लासीफाई कर दिया कि हमने कितने पार्ट्स हैं जो रिसीव कर रखे हैं, हमने पब्लिक से ले रखा है, तो वो सारा पैसा क्या कहलाता है मेरा, उसका जो पैटर्न है, उसका जो क्लासीफाई मैंने किया है, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें लिखा भी है, इट रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मैंने जो लोगों से पैसा लिया है लॉन्ग टर्म के लिए या इवन शॉर्ट टर्म के लिए, उसका मैंने क्या कर दिया, एक पैटर्न डिसाइड कर दिया कि प्रोपोर्शन में बांट दिया, मैंने उसके हिस्से कर दिए। हिस्से मैंने बता दिया आपको कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट्स कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, हर चीज़ के अलग अलग पोर्शन डिवाइड मैंने कर दिए। इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर पार्ट आता है हमारा कैपिटलाइजेशन, यानी कि हमने पूंजीकरण कर दिया, पूंजी के हिस्सों में डिवाइड कर देना, या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं। और हम इसको फाइनेंशियल मतलब जितना पैसा है हमारा, उनको हमने स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, तैयार कर दिया, उनको पार्ट्स में क्या कर दिया, कट डाउन कर दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, डेट्स कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी शेयर कौन होते हैं, जो कंपनी के समता अंशधारी होते हैं। मतलब इनको जब भी आप पैसा लेते हैं, इनकी 2 खासियत होती हैं कि इनको पैसा सबसे आखिर में देना होता है, और इनके जो डिविडेंड है उसकी ब्याज की दर जो है, लाभांश की जो दर है वो फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से आपको जितना बेटर लगता है कंपनी उतना डिक्लेयर कर सकती है। तो इसीलिए शेयर कैपिटल और डेट्स कैपिटल का जब अमाउंट डिसाइड किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर, तो आपको किन बातों को कंसीडर करना चाहिए। हमारी मेन जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें 2 आते हैं हमारे, एक आता है कॉस्ट और दूसरी क्या आती है, मेरा रिस्क आता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं डिसाइड करूंगा कि भाई डेट्स कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक बात सोचो, आप जितनी डेट्स कैपिटल करोगे उसकी कुछ कॉस्ट आएंगी, यानी कि आपको उसका इंटरेस्ट है वो फिक्स अमाउंट से आपको पे करना पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डरों पर क्या होता है, आप भले इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ा दे जाओ, उसके ऊपर एक फिक्स कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ती है। तो अब आप अगर इसको उठा सकते हो, इसको उठाना मतलब ज़्यादा डेट्स कैपिटल आप इशू तब करोगे जब आप क्या कर सकते हो, रिस्क उठा सकते हो, ज़्यादा रिस्क उठा सकते हो, ईजिली आप उसकी कॉस्ट पे कर सकते हो, तब आप क्या इशू करोगे, डेट्स कैपिटल में पैसा लगाओगे। बट अगर लगता है आप ना तो कॉस्ट उठा सकते हैं, इतनी पे कर सकते हैं, और ना ही आप रिस्क उठाने को तैयार हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा अमाउंट रखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो अमाउंट होता है डिविडेंड का वो फिक्स नहीं होता है, ना ही आपको एक फिक्स अमाउंट से उनको देना है। इवन यहाँ तक कि आपको कम प्रॉफिट्स हैं तो आप इन्हें कम भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो कॉस्ट और रिस्क 2 फैक्टर्स हैं वो कंसीडर करते हैं। ज़्यादा कॉस्ट अगर आप उठा सकते हो या आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हो, तब ही डेट्स कैपिटल में आप क्या करें, ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, कहता है फिक्स
फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। याद करो क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, यानी कि जिन पे डिविडेंड या इंटरेस्ट है आपको पे करना ही पड़ेगा। इवन फर्म को क्या हो रहा है यहाँ पर, चाहे लॉस भी हो रहा तो भी डेट्स को देना ही पड़ता है, और प्रेफरेंस को भी एक फिक्स परसेंटेज क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता ही है। तो अब बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल यही होती है जिनको फिक्स्ड कुछ ना कुछ आपको पे करना ही पड़े हर साल, और अलोंग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या नहीं पे किया जाता, एक फिक्स अमाउंट जो है डिविडेंड का वो पे नहीं किया जाता। आपके प्रॉफिट होने के केस में ही आपकी मर्जी होती है, कम भी दे सकते हैं इनको, ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप इन्हें कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। अगर पुरानी कोई रिटेन अर्निंग है वहाँ से आप भले इनको दे सकते हैं, बट आपको इनको पे नहीं करना होता। बट फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, वो ये है कि आप जब भी फिक्स कैपिटल जो है अब इसको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या है, डेट्स कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इनको बढ़ा करके अगर आप इनको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आप क्या करोगे, इससे पैसा आएगा, पैसा आएगा बिजनेस में लगेगा, बिजनेस में लगेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और कंपनी की प्रॉफिटेबल कंडीशन में है तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब एक बात सोचिए, मार्केट से लोन उठा रहे हो, इजीली आपको लोन मिल रहा है, इट मींस आपकी कंपनी कंडीशन क्या चल रही है, द बेस्ट चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आई समझ। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब यही होता है, ये डिसाइड करना कि फिक्स कैपिटल कॉस्ट कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, किस हद तक डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप इशू करके पैसा प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, क्योंकि इस पर आपको इंटरेस्ट है या डिविडेंड है वो पे करना ही पड़ेगा एक फिक्स अमाउंट से, ठीक है। तो अब ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, ये डिसाइड करना कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल में कुल कितना पैसा हम जो लगाने वाले हैं, ये कंपनी की प्रॉफिटेबल कंडीशंस में आता है, ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइनेंशियल रिस्क। अब ये रिस्क क्या होता है, ये एक बर्डन है। एक बात सोचो, जितनी फिक्स कैपिटल को इशू करते जाओगे तो फिक्स कैपिटल क्या है, हमारा एक बर्डन बन जाता है कि आपको इसका जो है इंटरेस्ट, नॉर्मल सी बात है, बर्डन का मतलब क्या है हमारा, जो आपको पे करना पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। ये मेरा क्या है, बर्डन है कि आपको ये पे करना है, किसको पे करना है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है। अब एक बात है, जितनी फिक्स कॉस्ट कैपिटल बढ़ाओगे उतना हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, साथ के साथ हमारा क्या बढ़ रहा है, बर्डन भी बढ़ रहा है कि भाई हाँ फाइनेंशियल जो है बर्डन बढ़ेगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, इसी को बोलता है फाइनेंशियल रिस्क। बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि समता पर व्यापार करना। समता क्या होता है, इक्विटी शेयर्स के साथ मिल करके हमें क्या करना है, व्यापार करना। अब इसका मतलब क्या है, कहता है इट मीन्स टू रेज द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर को आपने क्या रखा, बेस मानते हुए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब इनके साथ मिल करके हमने क्या किया, एक चीज़ डिसाइड करी कि मैंने फिक्स कॉस्ट कैपिटल को बढ़ाया, मैंने उसको इंक्रीज किया, और सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ताकि जो इनकम है किनकी, इक्विटी शेयर होल्डरों की, वो बढ़ सके। अब एक बात सोचो, कंपनी के पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, और कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इट मीन्स टू रेज द फिक्स कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर्स सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ मिलकर हमने कैसा व्यापार किया कि हमने फिक्स कॉस्ट कैपिटल यानी कि जो डेट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनसे पैसे लेकर के खूब सारा हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर लिया, ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारी जो अर्निंग्स हैं, उनको हम कंटिन्यू कर सकें, उनको बढ़ा सकें। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट करते हैं हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सीधी सी बात है, इसके लिए तो मैं एक बार बताऊंगा आपको, वो है हमारे प्रॉफिट्स। अब ऐसे प्रॉफिट्स जो हमने क्या किए हैं, कंपनी ने कमाए हैं, कंपनी ने एक साल के दौरान जितना प्रॉफिट वो कमाती है उसको उसमें हमने लेना है। बट याद रखना, अभी तक मैंने उसमें से ना तो फिक्स कैपिटल का इंटरेस्ट पे किया है, ना ही मैंने कोई अभी तक टैक्स पे किया है। अगर आपने दोनों चीज़ें पे कर रखी हैं तो आप उसको क्या कर दीजिए, वापस ऐड कर लीजिए। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो कंपनी ने कमाया है, उसमें ना तो इंटरेस्ट की पेमेंट हुई हो और ना ही टैक्स की पेमेंट हुई हो। तो अगर ये पेमेंट नहीं करनी है तो आपको क्या किया होगा, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
पहले टैक्स को ऐड करेंगे, फिर उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर लेना, तब आपको जो अर्निंग्स हैं वो मिल जाएंगी। ये हमें क्यों जरूरी होती है, ये हमें प्रॉफिट्स क्यों चाहिए होते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि आपके जो शेयर्स हैं उनके लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, हमारे शेयर्स के लिए कितना अवेलेबल है कि आपने, क्योंकि इसी को देख के तो जो क्या है नए नए इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि आपको भी पैसा उसमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि भाई एक शेयर होल्डर के हिस्से कितना रुपया आता है हर साल इनकम के रूप में। मान लो इस साल की हमारी जो अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब एक साल के दौरान जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है वो इनकम आई है आपकी, मान लीजिए ये आ जाती है 1 करोड़ या 50 लाख या 1.5 लाख मान लेते हैं, सिंपल सा है। मान लीजिए हमने जो पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, वो आया हमारे पास जो भी था उसमें से मैंने इंटरेस्ट वगैरह टैक्स वगैरह सब कुछ भर दिया, सब कुछ फाइनली पे कर दिया है, अब और किसी को नहीं देना। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया है 1.5 लाख रुपया। मान लिए टोटल इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर है 10,000। तो अब बताइए एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, एक शेयर होल्डर को मिलेगा 15 रुपये। तो मतलब पर शेयर आपको कितना मिलेगा, 15 रुपये मिलेंगे। अब आपके पास जितने शेयर होंगे 10,000 में से 500 शेयर हैं, 600 शेयर हैं, 700 शेयर हैं, उसी के हिसाब से 15 के हिसाब से आपको सारे शेयरों पर प्रॉफिट जो बांट दिया जाएगा। तो मतलब शेयर होल्डर को मिलने वाला प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के बदले में एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलता है उसे बोलते हैं हमारा अर्निंग पर शेयर, EPS, अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अर्निंग पर शेयर मतलब शेयर होल्डर को मिलने वाला पर शेयर के बदले प्रॉफिट जो मिलता है उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब बात करते हैं जो हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के साथ मिलकर हमने फिक्स कॉस्ट कैपिटल को बढ़ाया था, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब ये काम आप कुछ सिचुएशन में ही कर सकते हो। एक कमी है इसकी बहुत बड़ी, वो क्या है, 3 कमियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों ध्यान में रख के ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं। अब ये है कौन सी, नंबर 1 रेगुलर अर्निंग रिक्वायर्ड। अगर आपकी कंपनी में रेगुलर इनकम हो रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक नॉर्मल परसेंटेज से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपके पास नॉर्मल सी बात है अच्छी इनकम हो रही है। अब अच्छी इनकम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर अर्निंग कमा रहे हैं तो आप इक्विटी ऑन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको रेगुलर इनकम नहीं मिल रही है तो आप क्या नहीं कर पाओगे, डिवेंचर्स हैं उनका इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी रेगुलर इनकम है तो ही आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है आपको। दूसरा, हायर देन द इंटरेस्ट रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हमारी अर्निंग है उससे हायर देन द, किससे, इंटरेस्ट से ज़्यादा है। मान लो इंटरेस्ट देना है मुझे 100 रुपये, मेरी जो अर्निंग है वो है 200 रुपये, तो आप इजीली दे सकते हो। तो आप क्या करें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बात ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लें कि जब तक आपका ये प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा रहेगा तब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है नीड सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। अगर आप डेट से इशू करते हैं, आप ज़्यादा प्रेफरेंस इशू करते हैं, तो गिरवी रखने के लिए, एज अ सिक्योरिटी आपको रखने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि आप उसे गिरवी रख के लेंडर्स के पास आप उनसे क्या ले सकें, पैसे प्राप्त कर सकें। तो ही आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कॉस्ट कैपिटल को आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है आपको। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डरों को छोड़ के, इक्विटी को छोड़कर बाकी सभी में पैसा लगाना, लोगों से पैसा लेना, क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। कि भाई अब सीधी सी बात यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर कितने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने होंगे, डिवेंचर वाली कैपिटल जो है डेट्स कैपिटल वो कितनी होगी, और करंट लायबिलिटीज़ में कितना हमारा पैसा होगा। तो सारी लायबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर हमें तैयार करना कि भाई हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यही है हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा, बस इतना ही। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी की जो कैपिटल है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है सर।